आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11 फिजिक्स में मोशन इन ए प्लेन एक चैप्टर है फिजिक्स में, चैप्टर नंबर फोर्थ नंबर चैप्टर है। इसमें भी वेक्टर आपको पढ़ना है, उसमें भी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। और फिजिक्स में और आगे भी डॉट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। वर्क डन निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क डन निकलेगा। तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इन सब की जरूरत फिजिक्स में हर जगह होनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट की जरूरत वहां भी पड़ती है जब किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी गिवन दूसरे डायरेक्शन में हमें निकालना होता है। ऐसा सिचुएशन भी बहुत बार आ जाता है, तो वहां भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम डॉट प्रोडक्ट करना सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखिए। टू वेक्टर ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी cos थीटा, where theta is angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल का मतलब एक वेक्टर ऐसा है वेक्टर ए और उसके टेल पे ही दूसरा वेक्टर ले लें वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा है। मतलब दोनों वेक्टर के टेल को, टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, टेल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, दोनों के टेल को अगर एक जगह पे रख दें तो जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल कहलाएगा। तो दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और बीच का एंगल निकालेंगे थीटा। पता अगर एंगल गिवन है तो थीटा निकालेंगे और फिर ए बी कॉस थीटा। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, आई जे के समझते हैं, आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। तो अगर दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, अगर आई का आई से डॉट वेक्टर करना हो तो कितना आएगा, आई डॉट आई करनी हो तो कितनी आएगी। तो आई डॉट आई इक्वल टू, अगर फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई कॉस, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में बीच में एंगल जीरो बनेगा। ये भी आई है और अगला ये भी आई है, दोनों आई के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का बनेगा। और आई एक यूनिट वेक्टर है, आई एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, मतलब आई डॉट आई की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। आई डॉट आई की वैल्यू 1। अगर आई डॉट जे निकालना हो तो मॉड आई मॉड जे कॉस कितना होगा, आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है ना और जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का ना, तो इनटू कॉस 90 डिग्री होगा। और ए 1 हो गया, जे 1 हो गया, cos 90 डिग्री का, cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो, तो जीरो आ गया ना, आई डॉट जे जीरो हो गया। इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं जे डॉट जे कितना आएगा, मॉड जे
जीरो है। मॉड जे की वैल्यू 1 है, मॉड जे 1 है, cos जीरो 1 है, 1 आएगा। जे डॉट जे भी 1 आएगा। के डॉट के भी फाइंड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। आई डॉट जे, जे डॉट के अगर डिफरेंट वाले का कोई भी डॉट करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। और आई जे के आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब आई और जे के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जे और के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और के और आई के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबका डॉट, डिफरेंट वाले का डॉट जीरो होगा और सेम वाले का डॉट 1 होगा ना। समझ में गए? आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया, आई डॉट जे जीरो हो गया, और जे डॉट के जीरो हो गया, और आई डॉट के भी वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दो वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल टू गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे, लिख लिया इसको। ए डॉट बी हमें फाइंड करना है। ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट। वेक्टर बी है हमारे पास b1i प्लस b2j प्लस b3k। डॉट करेंगे तो ओपन करेंगे तो a1i का पूरे के साथ डॉट होगा, प्लस a2j के वाई पूरे के साथ डॉट होगा, प्लस a3k का भी पूरे के साथ डॉट होगा। मतलब कैसे लिखेंगे, a1i का डॉट पूरे के साथ b1i प्लस b2j प्लस b3k, a2j का डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ, a3k का डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k के साथ। इसको भी ओपन करेंगे तो a1i का डॉट b1i के साथ, a1i का डॉट b2j के साथ, a1i का डॉट b3k के साथ, a1i डॉट b1i है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a1 b1 एक साथ लिख दें, i डॉट i, a1 b2 i डॉट j, a1 b3 i डॉट k, ऐसा लिख सकते। a1 b1 i डॉट i हो गया, a1 b2 i डॉट k हो गया, और a1 b3 i डॉट k। ऐसे ही बाकी सबको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। cos थीटा की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि i डॉट i की वैल्यू हम ऑलरेडी cos थीटा लेके कंसीडर करके निकाल चुके हैं। i डॉट j भी हम cos 90 और cos 0 कंसीडर करके वैल्यू ला चुके हैं ना, वो डायरेक्ट यूज करेंगे। चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मॉड i इंटू cos 0 डिग्री, वैल्यू निकाल चुके हैं, हम वो यूज कर लेंगे, ठीक है। प्लस a2b1 j डॉट i प्लस a2b2 j डॉट j प्लस a2b3 j डॉट k प्लस a3b1, यहां से कर रहा हूं a3b1 k डॉट i प्लस a3b2 k डॉट j, a3b3 k डॉट k, ठीक है। तो अभी हमने वैल्यू निकाली है ना, i डॉट i की वैल्यू कितनी निकाली है, 1 है ना, सेम वाले का 1, डिफरेंट वाले का 0, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, a1 b1 i डॉट i की वैल्यू 1 हो गया, a1 b2 i डॉट j की वैल्यू 0, डिफरेंट वाले का 0,
यदि जे डॉट आई डिफरेंट है तो जीरो हो जाएगा, ए टू बी टू जे डॉट जे जीरो है, ए टू बी थ्री जे डॉट के जीरो है, ए थ्री बी वन डिफरेंट वाला है जीरो। अच्छा जे डॉट जे तो बनाएगा ना, तो ए टू बी टू यहां रहेगा, के डॉट के भी जीरो हो जाएगा और ए थ्री बी थ्री के डॉट के बनाएगा। तो वैल्यू जो आ गई हमारी ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू फॉर्मूला बन गया हमारा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसे एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। एक प्रॉब्लम लिखिए, इफ a equal to 2i minus j plus 3k and b equal to 4i plus 3k 3j plus 5k, find a dot b, a dot b find करना, बहुत बड़ा निकलना। फॉर्मूला लगा देना सीधे, हाँ ये फॉर्मूला लगा लेंगे, a1 b1 a2 b2 a3 b3, मतलब कि है आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ। 2 इंटू 4 हो जाएगा, आई का कोएफिशिएंट 2 है, आई का कोएफिशिएंट 4 है, 2 इंटू 4। जे का कोएफिशिएंट यहां पे -1 है और यहां पे जे का कोएफिशिएंट 3 है, +3 है, जे का कोएफिशिएंट +3 है, यहाँ के का कोएफिशिएंट 3 है, वहां के का कोएफिशिएंट 5 है। ये हो गया 8 माइनस 3 प्लस 15, 5 प्लस 15 20 आ जाएगा, ठीक है। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर फाइंड करना तो उसे भी हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम जैसे समझते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a इक्वल टू i माइनस j प्लस 15 एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k। ये दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, आइए देखते हैं। पहले a डॉट b फाइंड कर लेते हैं, देखिए कैसे फाइंड होगा। हमारे पास फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा, और थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। तो यहां से चाहेंगे तो cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय मॉड a इनटू मॉड b। अब दो वेक्टर एज के टर्म में दिया हुआ है तो a डॉट b निकालना हमने सीख लिया है। इस तरीके से a डॉट b फाइंड कर लेंगे, a का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा से फिर थीटा वापस ला सकते हैं। तो पहले a डॉट b फाइंड कर रहा हूं मैं, a डॉट b a1 b1 i वाले का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस j वाले का j a2 b2 माइनस 1 इंटू 1 2 इंटू माइनस 6 2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 आ गया। मॉड a फाइंड कर रहे हैं, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, रूट अंडर a1 स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर लिखेंगे,
और k का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6 हो गया। मॉड ऑफ b, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3। कितना हो गया? 4 प्लस 1 प्लस 9 रूट 14 आ गया। तो a डॉट बी की वैल्यू, मॉड a की वैल्यू और मॉड b की वैल्यू, सबकी वैल्यू हम कॉस थीटा के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। थीटा निकालने का फॉर्मूला भी हो गया, a डॉट बी -5 है, मॉड ऑफ a रूट 6 है, मॉड ऑफ a रूट 6 है, मॉड b रूट 14 है, -5 अपॉन रूट 84। कॉस थीटा की वैल्यू आई, थीटा फाइंड करना हो तो हो जाएगा कॉस इनवर्स -5 अपॉन रूट 84। कॉस इनवर्स कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का पहला हमारा जो बेनिफिट हुआ ये हुआ कि कोई दो वेक्टर IJK के टर्म में दिया हुआ है तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये फायदा हुआ नहीं। दूसरा बेनिफिट देखते हैं, हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला है, डॉट प्रोडक्ट से हम क्या क्या चीज कहां कहां इसका उपयोग कर सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो पहला उपयोग हम क्या कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर IJK के टर्म में दिया हुआ है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता करना है, तो डॉट वेक्टर को यूज करके, डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। ये पहला बेनिफिट हमने डॉट प्रोडक्ट का उठाया। डॉट प्रोडक्ट निकालना हम सीख चुके हैं, इसका दूसरा फायदा क्या उठा सकते हैं, दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है इसको चेक कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। कैसे चेक कर सकते हैं, अगर परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो cos थीटा की वैल्यू cos 90 0 होता है ना। तो 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब a डॉट b इक्वल टू 0 अगर है तो हम बोलेंगे कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। ऐसा कर सकते हैं, दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट पर निकाल रहे हैं और अगर ऐसा आ गया कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, चेक कर सकते हैं ना। ट्रायंगल के साइड के लॉन्ग वेक्टर निकाल रहे थे, आपको पता करना है राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड AB साइड AC के बीच का एंगल फाइंड करेंगे, या दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत सारी जगह ऐसा यूज में आ सकता है जहां ऐसा चेक करना हो कि एक जो डायरेक्शन है दूसरे डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो थ्योरी के रूप में इसको ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड जो थ्योरी है, फर्स्ट तो एंगल बिटवीन वेक्टर ना, पहला आपने पढ़ लिया इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, then cos theta equal to vector A dot vector B divided by mod A into mod B। ये पहला वेक्टर का उपयोग पढ़ लिया। दूसरा क्या होगा, इफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 0, देन वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B, वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर B, इसको ऐसे लिख सकते हैं
वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर। ये दो बातें अभी तक हमने सीखी। दूसरे से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम चेक करते हैं, देखते हैं। चेक कर whether following pair of vectors are perpendicular to each other or not, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 2j। सेकेंड है वेक्टर सी इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k, डी इक्वल टू है 2i प्लस j 2i प्लस 2j कर दीजिए माइनस 2k कर दीजिए। थर्ड वेक्टर ई इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर एफ इक्वल टू i प्लस 2j, बस इतना ही। चेक करना है कि ये सारे वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। ये सारे वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं चेक करना है। वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है या नहीं, वेक्टर सी वेक्टर डी के परपेंडिकुलर है या नहीं, वेक्टर ई वेक्टर एफ के परपेंडिकुलर है या नहीं, ऐसा चेक करना है आपको। निश्चित सी बात है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले ए डॉट बी फाइंड करिए, फिर सी डॉट डी फाइंड करिए, फिर ई डॉट एफ फाइंड करिए। जिसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। चेक करिए। ए डॉट बी फाइंड करेंगे तो आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b1 2 इंटू 4 प्लस, इसमें j का टर्म नहीं है, जिसका भी टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना है। तो j का टर्म नहीं है तो उसे 0 लिखे, j का कोएफिशिएंट 2 है तो a2 b2, इसमें कंपेयर करके लिख सकते हैं ना। इसमें a1 इक्वल टू 2 है, a2 0 है, a3 माइनस 3 है। b वाले का लिख सकते हैं b1 4 है, b2 2 है और b3 k का टर्म नहीं है, k का कोएफिशिएंट नहीं है तो b3 को हम 0 मान सकते हैं। तो a3 b3, a3 की वैल्यू माइनस 3 है और b3 0 है, a3 की वैल्यू माइनस 3 है और b3 0। ये बन जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0, 8 नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 नहीं है ना। तो आप बोल सकते हैं वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर नहीं, ऐसा चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम वेक्टर सी और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सी डॉट डी फाइंड करेंगे। क्या होगा c1 d1 प्लस c2 d2 प्लस c3 d3, आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट, के का के के साथ डॉट। आई के साथ 1 है और
इधर आई के साथ 2 है, तो C1 1 है और D1 2 है, C2 की वैल्यू 1 है और D2 की वैल्यू 2 है, 1 इंटू 2 हो गया। C3 की वैल्यू -2 है और D3 की वैल्यू 2 है, ये बन गया 2 + 2 - 4, 4 - 4 = 0 आ गया। C डॉट D 0 आ गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, वेक्टर C परपेंडिकुलर टू वेक्टर D, वेक्टर C वेक्टर D के परपेंडिकुलर है। चेक करना था कि कौन सा परपेंडिकुलर है, तो सेकंड वाला परपेंडिकुलर है। ऐसे ही आप चाहे तो थर्ड को भी चेक कर सकते हैं। थर्ड का वेक्टर E डॉट वेक्टर F फाइंड करिए ना, थर्ड के लिए फाइंड करिए, वेक्टर E डॉट वेक्टर F फाइंड करिए। E डॉट F फाइंड करेंगे तो फोर इंटू 1 आ जाएगा ना, I का कोएफिशिएंट 4 है और इधर I का कोएफिशिएंट 1 है, तो 4 इंटू 1, J का कोएफिशिएंट -2 है और इधर J का कोएफिशिएंट 2 है। K वाला टर्म इसमें 1 है और इधर वाले में K वाला टर्म नहीं है, K वाला टर्म नहीं है तो 0 है। तो ये हो गया 4 - 4 + 0, 0 आ गया। यहां भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो आप बोल सकते हैं वेक्टर A E इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर F, परपेंडिकुलर टू वेक्टर F, ठीक है। वेक्टर E वेक्टर F का परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर E परपेंडिकुलर वेक्टर F। तो डॉट प्रोडक्ट का हमने दूसरा फायदा देख लिया, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा फायदा हमने देख लिया। क्या देखा, परपेंडिकुलर चेक कर सकते हैं, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर है या नहीं है ऐसा चेक कर सकते हैं, दूसरा फायदा आपने देख लिया। अब डॉट प्रोडक्ट का तीसरा फायदा देखने जा रहे हैं, थर्ड बेनिफिट क्या होगा। हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा है, इसके बहुत सारे बेनिफिट उपयोग मैथमेटिक्स में फिजिक्स में है। तो तीसरा फायदा डॉट प्रोडक्ट का क्या आएगा वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो बेनिफिट होता है डॉट प्रोडक्ट का, क्या होता है ना कि एक जो वेक्टर है ना, वेक्टर होता तो किसी डायरेक्शन में है लेकिन उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट ईच एंड एवरी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस में होता है, वेक्टर जब भी होता है क्या होता है, स्पेस में होता है। जैसे किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी लेवल हमने बोल दिया, IQ लेवल हमने बोल दिया 78, तो IQ लेवल हर डायरेक्शन में होगा ना उसका, मैथमेटिक्स में भी कुछ होगा, कुछ फिजिक्स में होगा, कुछ केमिस्ट्री में होगा, कुछ इंग्लिश में होगा, तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ उसका IQ लेवल होगा। ओवरऑल IQ लेवल हमने 79 बता दिया। ऐसे ही है ना वेक्टर का है ना, एक डायरेक्शन में हमने बता दिया, या हम ऐसा बोल दें कि एक टीचर मैथमेटिक्स का टीचर है, इसका डायरेक्शन क्या है, मैथमेटिक्स का डायरेक्शन है। मैथमेटिक्स का डायरेक्शन है तो उसके बाकी सारे सब्जेक्ट में भी तो कुछ ना कुछ नॉलेज होगा ना, उसको फिजिक्स की भी कुछ चीजें आती होगी, केमिस्ट्री की भी कुछ चीजें आती होगी। सबसे ज्यादा नॉलेज उसका किसमें है, मैथमेटिक्स, इसलिए उसने मैथमेटिक्स को सिलेक्ट किया है, मैथमेटिक्स उसका डायरेक्शन है। तो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ना, उस डायरेक्शन में वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है ना हमने, फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, इधर लगा रहा है तो इस तरफ मूव कर जा रहा है। अगर फोर्स हम दूसरे डायरेक्शन में लगा दें तो भी तो इसी तरफ मूव करेगा ना, है ना। अगर इसको हम मूव कराना है, एक तो हम सीधा खींचे तो भी मूव कर जाएगा, एक थोड़ा ऊपर की तरफ खींचे तो भी तो इसी डायरेक्शन मूव करेगा ना, ऊपर थोड़े मूव कर रहा है, ये तो स्लिप ही कर रहा है, खींच हम ऊपर की तरफ रहे है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्लिप हो रहा है ना, समझ रहे ना। थोड़ा एंगल बना के भी खींचेंगे तो भी ये क्या करेगा, स्लिप ही करेगा। कोई ऑब्जेक्ट है ना, ट्रॉली है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मूवमेंट मूव किधर करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा,
इसी ट्रॉली पे, ठीक है, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, थोड़ा एंगल बना के लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा एंगल बना के, तो ट्रॉली किधर मूव करेगा? हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना, उठ तो नहीं जाएगा ना। फोर्स हम भले ही इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन ट्रॉली का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में ट्रॉली नहीं मूव कर रहा है नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड ईच एंड एवरी डायरेक्शन में होता है, हर डायरेक्शन में होता है। कहीं नेगेटिव होता है, कहीं पॉजिटिव होता है, मतलब इसका कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है। एक वेक्टर हम ले लिए, एक वेक्टर हम ए ले लिए, तो इसका कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इसका कंपोनेंट है। हाँ, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो एक्ट करने का जो लगेगा ना, जिसको वैल्यू हम मॉड ए निकालते हैं ना, वो इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। इसका दूसरे डायरेक्शन में जो इसका इम्पैक्ट होगा इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम ये निकालना सीखेंगे कि एक कोई वेक्टर है, इसका दूसरे डायरेक्शन में इसका कितना इम्पैक्ट होगा, इसका कितना कंपोनेंट दूसरे डायरेक्शन में काम करेगा। मतलब कोई दूसरा डायरेक्शन दिया हुआ है, अब बोला है इस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऐसा दिया है, ठीक है। हमने हाँ कोई बी डायरेक्शन दिया है, मान लीजिए बी डायरेक्शन है, बोला ए मैग्नीट्यूड का कितना कंपोनेंट बी डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है ना। वेक्टर ए इक्वल टू मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो एक्स डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट a1 है, वाई डायरेक्शन में a2 है, जेड डायरेक्शन में a3 है। लेकिन रैंडमली कोई एक डायरेक्शन दे दिया, बोला इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड होगा। एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में तो आपका स्टैंडर्ड है, आई का कंपोनेंट, आई का जो कोएफिशिएंट होगा एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा, जे का जो कोएफिशिएंट होगा वो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और के का जो कोएफिशिएंट होगा वो जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। और रैंडमली किसी दूसरे डायरेक्शन में भी उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। वेक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट ईच एंड एवरी डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैक्सिमम इंपैक्ट जो होता है किसी वेक्टर का खुद के डायरेक्शन, ठीक है। उसका दूसरे डायरेक्शन में जब भी इंपैक्ट निकालने जाएंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, खुद के मैग्नीट्यूड से थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरे डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसमें डॉट प्रोडक्ट का कैसे यूज करेंगे वो हम आइए देखते हैं, ठीक है, समझिए। Component of vector A along vector B, A का कंपोनेंट B के along कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई वेक्टर A दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर B दिया हुआ है, ठीक है। A का मैग्नीट्यूड B के डायरेक्शन में निकालना है, एंगल बीच का पता है, बी के मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं, बी के डायरेक्शन से बस लेना है। ए से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ए का प्रोजेक्शन ना, ए का जो बी पे प्रोजेक्शन होगा ना, परपेंडिकुलर, ए का बी पे जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, ये जो लेंथ आएगा ना, यही ए का मैग्नीट्यूड बी के डायरेक्शन में होगा, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन, ठीक है। ए वेक्टर ए से बी पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे ना, और उस वो है ना ऑरिजिन से जो लेंथ बनाएगा ना, सेंटर से जो लेंथ बनाएगा, वही लेंथ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी होगा, ठीक है। अब ए लेंथ कैसे निकलेगा बताइए। हाँ, ये डिस्टेंस तो ए है ना, ठीक है, इसको एक्स मान लें, ठीक है। तो cos थीटा अगर लगाएंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका x है, हाइपोटेन्यूज a, x इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos थीटा निकाल सकते हैं ना, x इक्वल टू क्या हो गया, a cos थीटा। वैसा लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा, a cos थीटा आ गया। ठीक है, a का कंपोनेंट वेक्टर b के अलोंग क्या होगा, a cos थीटा। थीटा जहाँ की वेक्टर a और वेक्टर b के बीच बनने वाला एंगल है। ठीक है, अब इसमें डॉट प्रोडक्ट कहाँ आ गया, डॉट प्रोडक्ट तो आया नहीं ना, डॉट प्रोडक्ट में लाएंगे, इसको कैसे लाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है, b से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, b से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा, ए बी cos थीटा याद करिए, बी किसका फॉर्मूला था, ए डॉट बी का, ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ना, मॉड ए इंटू मॉड बी cos थीटा। मॉड ए को ए लिखते हैं, मॉड बी को बी लिखते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई बी को मॉड बी लिख सकते हैं। ठीक है, और बी डिवाइड बाई मॉड बी यूनिट वेक्टर अलोंग बी हो जाएगा, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग बी हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इक्वल टू ए डॉट बी का। तो जिस वेक्टर के अलोंग किसी का कंपोनेंट निकालना है तो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट कर दीजिए। जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है ना, उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट कर दीजिए, उस डायरेक्शन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम से समझते हैं इसको। प्रॉब्लम देखिए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस 3 के along वेक्टर b इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2 के। वेक्टर a का कंपोनेंट हमें वेक्टर b के along निकालना है। ऐसा भी लिखा हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों का और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मामला क्या होता है, पहले a डॉट b फाइंड कर देंगे, या तो पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं फिर डॉट कर सकते हैं, एक ही बात है, पहले डॉट कर लीजिए और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। a डॉट b हो जाएगा 2 into 1 a1 b1 प्लस a2 b2 माइनस 1 into 1 प्लस a3 b3 3 into माइनस a डॉट b को -5 2 minus 1 minus 6 1 minus 6 equal to minus 5। मॉड ऑफ b फाइंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट भी 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6 हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी, a डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी। ये पढ़ा है आपने, a डॉट बी आया है -5 डिवाइड बाई मॉड बी 6। इसका मैग्नीट्यूड b के डायरेक्शन में निगेटिव भी हो सकता है, एक वेक्टर का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के अलोंग दूसरे डायरेक्शन में निगेटिव भी हो सकता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो -7 होगा, उल्टे डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड -7 होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो निगेटिव मैग्नीट्यूड भी आ सकता है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं,
find component of vector A 3j minus k along direction of line joining points A 2 minus 1 3 and B 4 3 1 ए बी वेक्टर के लॉन्ग निकालना है। हाँ, ए का कंपोनेंट along डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट है 2 minus 1 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 4 3 1। इन दोनों का देखना है। वेक्टर ए गिवन है 3i minus k। तो पहले डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ए बी फाइंड करना है। ए का पॉइंट दिया हुआ है 2 minus 1 3, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा OA इक्वल टू 2i minus j plus 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा 4i plus 3j plus k। वेक्टर ए बी अगर फाइंड करना है तो वेक्टर ए बी इक्वल टू होगा OB माइनस OA। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है, ठीक है। OB माइनस OA कर देंगे, आई वाला आई के साथ माइनस होगा, 2 minus 4i प्लस माइनस 1 minus 3j प्लस 3 minus 1k। ये बन गया माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k। अब वेक्टर ए का कंपोनेंट सर ये आपने गलत उल्टा नहीं कर दिया आपने, OB से OA माइनस करेंगे ना, 4 minus 2 होगा ना। ओ सॉरी, उल्टा ही आपने कर दिया ना, OB माइनस OA करना था ना, हमने OA माइनस OB कर दिया ना। तो ये 4 minus 2i प्लस 3 प्लस 1j प्लस 1 minus 3k इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस माइनस 2k। ये बन गया, ठीक है। अब वेक्टर ए का कंपोनेंट ए बी के लॉन्ग निकालना है। तो फॉर्मूला ये है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी के लॉन्ग निकालना है, तो ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर, आपने 3 plus 1 लिया है। हाँ 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, तो आपने वो स्टेप नहीं लिया। हाँ ठीक है, हाँ डायरेक्ट कर दिया, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट ए बी कितना हो जाएगा, ए है आपका 3j माइनस के का डॉट करना है 2i प्लस 4j माइनस 2k के साथ, ठीक है। तो ये 3j इंटू 4j, j का j के साथ डॉट करें। i का कंपोनेंट तो 0 है ना इधर, i का कंपोनेंट तो 0 है, 0 इंटू 2 0 ही होगा। 3 इंटू 4 प्लस k का कंपोनेंट -1 है, -1 इंटू -2, ठीक है। हो गया 0 प्लस 12 प्लस 2 14 आ गया, ठीक है। इसको b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना है, तो इसका मतलब मॉड ए बी भी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये बन गया हमारा अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 4 रूट 24। इससे बन गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ए बी, वेक्टर ए बी, ए डॉट ए बी डिवाइड बाई मॉड ए बी, ये होता है, ठीक है। ये बन गया आपका ए डॉट ए बी आया है हमारा 14 डिवाइड बाई रूट 24, ये आंसर आ जाएगा। रूट 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 बाहर हो जाएगा, 2 root 6। रूट 6 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 7 बाई रूट 6।
डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 7√6/6 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ये देख लिया आपने, इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऐसा हमने समझा। डिटेल में हमने समझा, और भी कुछ प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करेंगे। धन्यवाद।